नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही के दौरे पर रहेंगे। भदोही में वो जनसभा करेंगे और जाहिर तौर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इस जनसभा के अलावा सीएम यहां पर 373 करोड़ की तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विजय मिश्रा पिछले 4 बार से विधायक हैं। 1996 से इस सीट पर भाजपा यानी कमल कभी नहीं खिला है। इस सीट पर खास तौर पर मुख्यमंत्री ने फोकस किया है, इसीलिए जनसभा भी ज्ञानपुर में ही है और यहां पर बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज सिद्धार्थनगर भी जा रहे हैं। वहां पीएम के आगामी कार्यक्रम की तैयारी किस तरीके से हो रही है, उसका भी जायजा लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर भी रहेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन होना है गोरखपुर में गोलघर में। इसके लिए अगर देखा जाए तो 38.32 करोड़ की लागत से ये मल्टी लेवल पार्किंग बनी है। ये पहली मल्टी लेवल पार्किंग होगी गोरखपुर के लिए और 5 नवंबर तक फ्री पार्किंग की सुविधा गोलघर जैसी जगह पर गोरखपुर वासियों को मिल पाएगी। कई विकास परियोजनाएं भी हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। तो अपने गृह जनपद, अपने गृह क्षेत्र में पहुंचकर किस तरीके से लोगों को सौगात देने वाले हैं, दिवाली गिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि गोलघर एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम बाजारों का केंद्र माना जाता है। आसपास के जिलों से भी लोग यहीं आते हैं खरीदारी के लिए, अपने काम के लिए। ऐसी जगह पर पार्किंग की बड़ी समस्या थी, तो उस समस्या से लोगों को निजात मिलने वाली है। 5 नवंबर तक फ्री पार्किंग की सुविधा गोरखपुर शहर में, गोरखपुर के शहर के सेंटर में यानी गोलघर में मिलने वाली है। और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी का विरोधियों पर आक्रमण उसी रफ्तार से तेज होता दिखाई दे रहा है। देखिए ना, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया तो वहां विरोधियों पर एक एक करके निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार में पिछले 4.5 साल के दरमियान कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पहले की सरकारों में फसाद रोज की बात हो गई थी। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी की ललकार, विपक्ष पर सीधा प्रहार। राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर सीधा वार। क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? सीएम योगी ने गिनाए सुशासन के सारे गुण। विरोधियों पर कसा हिंदू विरोधी होने का तंज। दीपावली आती थी फिर कर्फ्यू लग जाता था, रामनवमी आती थी कर्फ्यू लगता था, जन्माष्टमी आती थी कर्फ्यू लगता था। सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर से ऐलाने जंग। सुल्तानपुर पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से विरोधी दलों को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि उनकी सरकार से पहले प्रदेश में दंगे आम बात थे, लेकिन उनके 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और ये सरकार के सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है। वहीं सुल्तानपुर के बाद अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी का अंदाज और तल्ख दिखा, जहां उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और आरोप लगाया कि राम मंदिर को मुद्दा बनाने वाले तमाम विरोधी दल कभी राम मंदिर नहीं बनवाते और ये भाजपा सरकार का ही संकल्प था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं और 2022 में 2017 जैसी जीत दोहराने की कोशिश में जुटी भाजपा के लिए सीएम योगी के लगातार दौरे जारी हैं, जिसके तहत सीएम योगी न सिर्फ अपनी सरकार की योजनाओं का बखान लोगों के सामने कर रहे हैं, बल्कि तमाम विरोधी दलों पर भी खुलकर हमला बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उधर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का आज दूसरा दिन है।
पहली यात्रा सहारनपुर से मुजफ्फरनगर पहुंचेगी, तो दूसरी यात्रा आज लखनऊ में घूमेगी और तीसरी यात्रा आज चंदौली से सोनभद्र जाएगी। तीनों यात्राओं को कल प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से रवाना किया था। इस यात्रा में कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, पहली यात्रा सहारनपुर से मुजफ्फरनगर पहुंचेगी, दूसरी यात्रा लखनऊ की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी और तीसरी यात्रा की अगर आप बात करते हैं तो वो चंदौली से सोनभद्र जाएगी। ये यात्रा कल बनारस से चंदौली आई थी। तो ये तीनों यात्रा को बाराबंकी से रवाना किया था प्रियंका गांधी ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। कांग्रेस पर हमला सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके ये हमला बोला है। लिखते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय बीमारी है, जनता डॉक्टर बनकर इलाज कर रही है। जैसे जैसे बीमारी दूर हो रही है वैसे वैसे राष्ट्रीय समस्याएं भी दूर हो रही हैं। जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 स्वाहा, लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है, हैशटैग भाजपा जय भाजपा तय भाजपा। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य भी हमला कर रहे हैं। ट्विटर पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, राष्ट्रीय बीमारी घोषित कर दिया है अपने स्तर पर और कहते हैं जैसे जैसे बीजेपी आ रही है, जनता डॉक्टर का काम कर रही है, कांग्रेस को दूर भगा करके राष्ट्रीय स्तर पर सुधार को चुन रही है। उसके लिए उन्होंने मुद्दे भी रखे। तो देख ही रहे होंगे आप कि प्रियंका गांधी यूपी परिक्रमा पर हैं। वो एक एक करके प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की प्रतिज्ञा ले चुकी हैं। ऐसे में कुछ लोग मुश्किल कह रहे हैं उनका जीतना, तो ज्यादातर लोग नामुमकिन कहते हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, कम से कम प्रियंका इसकी चिंता नहीं करती दिखाई दे रही हैं। वो चुनावी मौसम में गरजना बरसना दोनों शुरू कर चुकी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए आप। यूपी के रण में प्रियंका की विजयी प्रतिज्ञा। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। सियासी मैदान से प्रियंका का सत्ता वाला शंखनाद। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। किसानों के न्याय की बात, मजबूत होगा हाथ। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। विरोधियों को करंट देने वाला कांग्रेस का बिजली दाम। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। प्रियंका का 25,000 वाला सबसे बड़ा चुनावी वादा। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। खूब बही वादों की बयार, अब की बार प्रियंका सरकार। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। यूपी की सबसे बड़ी जंग में प्रियंका का जलेबी दाम। अब बात ओम प्रकाश राजभर की, जिन्होंने अब नया लड़ैया दांव आजमा लिया है, जिसके तहत वो खुद को प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता बता रहे हैं। तो वहीं एक और जहां ओपी राजभर को मुख्तार और अतीक से हमदर्दी जताते हुए भी हम देख पा रहे हैं, तो दूसरी ओर वो अपराध के मुद्दे पर भाजपा पर सीधा हमलावर भी है।
आखिर क्या है ओम प्रकाश राजभर का ये नया सियासी पैतरा, जानने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाला के माई गलत पैदा हो। ओम प्रकाश राजभर का दावा, खुद को बताया सबसे बड़ा विरोधी लड़ैया। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाला के माई गलत पैदा हो। मुख्तार अतीक पर राजभर नरम, भाजपा पर राजभर के तेवर गर्म, ओवैसी पर ओपी राजभर की चुप्पी, कहा जनता ने पिलाई बदलाव वाली घुट्टी। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भाजपा पर हमला जारी। 27 अक्टूबर को मऊ में सुभाषपा का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके बारे में ओपी राजभर का दावा है कि इस मंच पर उनके साथ हर उस सियासी दल के बड़े नेता मौजूद रहेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में उनके सम्मेलन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और दावा किया कि सपा के साथ गठबंधन उन्होंने जनता की सलाह पर किया है। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई। सुझाव आया हमारे यहाँ कि नेताजी आप समाजवादी पार्टी से समझौता करिए। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि जिन मांगों को वो उठाते आए हैं, समाजवादी पार्टी उन मांगों को पूरा समर्थन दे रही है और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक साथ भाजपा को हराने के लिए मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग जातिवार जनगणना करने के लिए राजी हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राजी हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए राजी हैं। गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए राजी हैं। कभी योगी सरकार में मंत्री रहे और फिर बगावत का झंडा बुलंद करके खुद को भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी बताने वाले ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि मऊ में 27 अक्टूबर को होने वाले उनके सम्मेलन के बाद भाजपा की नींद उड़ जाएगी। हालांकि इस दौरान ओम प्रकाश राजभर अपने सहयोगी और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। विजय तिलक। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करने वाले हैं। महीने में एक बार वो रेडियो कार्यक्रम के जरिए मन की बात करते हैं। देश की जनता को संबोधित वो आज भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम के 42वें संस्करण को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने विचार साझा करने का आह्वान किया है। कोविड काल में एक और पूरा देश महामारी के प्रकोप से जूझ रहा था। चारों तरफ मंदी थी, तंगी थी, लेकिन इसी दौर में यमुना प्राधिकरण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। असल में इस क्षेत्र में 1270 कंपनियों ने निवेश किया। कंपनियों ने यहां करीब 50,000 करोड़ का निवेश किया है, जिसके तहत इन उद्योगों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार का मौका मिला है। बता दें कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की बात कर लें आप, फिल्म सिटी, पॉड टैक्सी, टॉय सिटी, राया हेरिटेज और तमाम ऐसे नाम हैं जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, यानी कि जल्द शुरू होने वाले हैं, जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ देश में कोविड काल में जो मंदी आई थी उससे बाहर निकलने में, उबरने में काफी मदद मिलेगी। हमारे साथ हैं यमुना प्राधिकरण के CEO, उनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या स्कीम थी जिस तरह से आप स्कीम लाए इस मंदी के दौर में भी, जो महामारी थी। जी, मंदी के दौर में भी आप स्कीम लेके आए, स्कीम के बावजूद भी इतना बड़ा निवेश यहाँ पर किया, इंडस्ट्री यहाँ पर आई। जी बताइए। जी देखिए, आपको जैसा मालूम है कि इस क्षेत्र में एक एविएशन हब बन रहा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उसका कंसेशन एग्रीमेंट अक्टूबर 2019 में साइन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल अप्रोच अपनाया।
और अलग अलग क्लस्टर्स बनाए इंडस्ट्री के लिए। सेक्टर 29 में, सेक्टर 32 में और 33 में MSME के लिए अलग क्लस्टर, हैंडीक्राफ्ट के लिए अलग क्लस्टर, हैंडलूम के लिए अलग क्लस्टर, टॉय के लिए अलग क्लस्टर, और अब तो मेडिकल डिवाइस पार्क और डाटा पार्क के लिए भी अलग से क्लस्टर बनाए गए। तो इस क्लस्टर अप्रोच का ये फ़ायदा हुआ कि इसकी अलग अलग स्कीमें निकाली गई और इसमें काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों, देश की नामी कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ साथ एक नोएडा अपैरल क्लस्टर का भी एक अलग से 85 लोगों का अलॉटमेंट हुआ। कुल 12 से 70 कंपनियां 1 अप्रैल 2020 से अब तक इन्वेस्ट कर चुकी हैं, जिसमें फॉर्च्यून 500 की कंपनियां भी शामिल हैं और इसमें लगभग 700 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है। करीब 1,97,000 लोगों को रोज़गार मिला है और 12,000 करोड़ का निवेश है। और अभी भी जो है मेगा इन्वेस्टमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, अपना इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो कर रही हैं, तो उनके लिए अब ज़मीन हम लोग परचेज़ कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर एक नई स्कीम लेके भी आएंगे। धरातल पर अभी क्या स्थिति है? जो इंडस्ट्री अभी आई थी उस दौरान, तो क्या और इनमें कौन सी बड़ी कंपनियां हैं? देखिए, जैसे केवेसन डेयरी कर कंपनी है, एवेरी डेंसन नाम है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है। ये कंपनी जो है ऑलरेडी बना लिया इसने सेक्टर 32 में, मौके पे इंडस्ट्री बन गई। इसके अलावा सूर्या ग्लोबल ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, बीकानेर वाले ने भी काम शुरू कर दिया है, सिकोया करके कंपनी उसने काम शुरू किया है और करीब 16 और इंडस्ट्रीज़ के कंपनीज़ का हमारे पास आ गया, हम नक्शा पास करने के लिए आया है और करीब 406 कंपनियों को हम लीज प्लान जारी कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 महीने में बहुत तेज़ी से यहाँ इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो जाएंगी। आप थे अमरा प्राधिकरण के CEO